Okay, so hello everyone, welcome to 8th lecture of design of RCC, and in this session I am going to start a new topic, that is design of limit state. But before starting the limit state, let us complete the very small topic, that is acceptance criteria of concrete. acceptance criteria of concrete कहने का मतलब है कि जब आप साइट पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो किस कंक्रीट को आप एक्सेप्ट करेंगे और किसको आप रिजेक्ट करेंगे, है ना। सपोज कीजिए कि एज ए जूनियर इंजीनियर या फिर एज ए इंजीनियर आप साइट पे वर्किंग है ना। तो आपके सामने जब कंक्रीट आएगा, है ना, जब कंक्रीट आपको आएगा मिलर में, जिससे कंक्रीट को ढोने का काम करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वो किस में होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम मिलर में होता है ना, मिलर में होता है। सो किस कंक्रीट को आप एक्सेप्ट करेंगे और किस कंक्रीट को आप रिजेक्ट करेंगे, तो उसका कुछ क्या है, आईएस कोड ने रिकमेंडेशन दिया है। उस आईएस कोड के रिकमेंडेशन को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डायग्राम है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक डायग्राम है। तो देखिए इसमें जो वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस है जो आपका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका एक्स एक्सिस है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसमें जो आपका ये आपका हो गया, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये जो डिफरेंस होता है एफएम और एफसीके के बीच का, वो कितना होता है, 1.65 होता है। ये डिफरेंस कितना होता है, 1.65 इंटू सिग्मा, 1.65 इंटू सिग्मा, जहाँ पे सिग्मा क्या था आपका, सिग्मा था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये था स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर, है कि नहीं। यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब देखिए साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था एफएम और एफसीके में रिलेशन, है ना, एफएम और एफसीके में रिलेशन बताया गया था। ये आपका क्या है, ये आपका एफएम है, ये एफएम है, और ये आपका क्या है, एफसीके है, ये है आपका एफसीके। सो एफएम बराबर हम लोग पढ़े थे कि जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, एफएम जो होता है, वो होता है एफसीके प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना। एफएम क्या था, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एफएम क्या था आपका, जो एफएम था वो था टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसका यूनिट क्या था, यूनिट तो सेम ही रहेगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या बताया था, टारगेट मीन स्ट्रेंथ का डेफिनेशन बताया था कि नॉट मोर देन 50% ऑफ रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब जो भी आप सैंपल ले रहे हैं उसमें 50% से ज्यादा है जो रिजल्ट फेल नहीं कर सकता, उसको हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोले थे, है कि नहीं। और एफसीके का बोले थे कि नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, है ना, ठीक है। एफसीके था आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये आपको पता है, साथ ही साथ ये भी बताया था आपको, एक टेबल बताया था। वो टेबल क्या था, टेबल था एक तरफ था ग्रेड ऑफ कंक्रीट,
और एक साइड था आपका सिग्मा का वैल्यू, है ना, सिग्मा का वैल्यू। राइट साइड में था आपका वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये भी आईएस कोड में आपको दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैल्यू ऑफ सिग्मा। ठीक है, इसमें मैंने बताया था, पहला जो बताया था कि M10 से M15 तक, M10 टू M15 तक यदि ग्रेड रहेगा तो इसका वैल्यू लेना है 3.5 लेना है। सेकंड बताया था कि M20 से M25 यदि होगा, M20 से M25 यदि होगा तो इसका वैल्यू 4 लेना है। कितना लेना है? 4.0 लेना है। और यदि ग्रेटर देन M30 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू M30 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5.0 होगा, 5.0 होगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये क्या रखना है? याद रखना। ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मैं डील करने जा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है ना? सो फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जनरली इन टॉपिक को छोड़ दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा बेटर है कंपटीशन के लिए। फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट मिक्स, ऑफ कंक्रीट मिक्स, ऑफ कंक्रीट मिक्स। फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, इसको सही से देखिए। ये कहता है कि आपका जो एफ एवरेज होगा, एफ एवरेज होगा, 4 ब्लॉक आपको कंसीडर करना है, मतलब 4 क्यूब लेना है। कितना लेना है? 4 क्यूब लेना है, नॉन ओवरलैपिंग। 4 क्यूब लेना है, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको बनाना है, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको बनाना है ना? तो 4 नॉन ओवरलैपिंग क्या हो सकता है? 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, 32 हो सकता है ना, 30.5 हो सकता है। तो मतलब सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं होगा, सेम वैल्यू नहीं होगा उसका। 4 ब्लॉक आप लेंगे, 4 क्यूब लेंगे, वो चारों का जो स्ट्रेंथ होगा क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना? चारों क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, सो सपोज कीजिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एवरेज ऑफ, जो एफ एवरेज वैल्यू होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा। थोड़ा सा सावधानी से इसको देखना है ना। बी एफ सी के प्लस 3 है ना, प्लस 3। सो एफ सी के प्लस 3। एफ एवरेज का जो वैल्यू होना चाहिए, जो एफ एवरेज का वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो एफ एवरेज का वैल्यू होना चाहिए वो एफ सी के प्लस 0.825 इंटू सिग्मा से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड जो आपका है, जो सेकेंड है आपका, कि एफ एवरेज का जो वैल्यू होना चाहिए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के प्लस 3, एफ सी के प्लस 3 व्हिचएवर इज मैक्सिमम, व्हिचएवर इज मैक्सिमम। इसका मीनिंग क्या है अभी पता चलेगा आपको। व्हिचएवर इज मैक्सिमम, है ना। कहने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, आप एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा निकालेंगे, फिर एफ सी के प्लस 3 निकालेंगे, है ना। ये जो दोनों का वैल्यू है उसमें से मैक्सिमम निकालेंगे, वो दोनों का वैल्यू है जो मैक्सिमम निकालेंगे, है ना। तो ये दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए? मतलब एफ एवरेज का वैल्यू उससे भी बड़ा होना चाहिए, एफ एवरेज का वैल्यू उससे भी बड़ा होना चाहिए। अब एफ एवरेज क्या है? एफ एवरेज क्या है?
एवरेज ऑफ फोर नॉन ओवरलैपिंग एवरेज ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल है ना। मतलब अगर M30 बनाना है तो सपोज कीजिए कि आप 4 सैंपल लिए है ना, तो चारों का वैल्यू क्या होगा, चारों का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, 31.5 हो सकता है, 30.5 हो सकता है ना। सपोज कीजिए अगर 5 सैंपल ले रहे हैं तो एक और 30 हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, नॉन ओवरलैपिंग लेना है, मतलब जो लैपिंग कर रहा है वो वाला वैल्यू नहीं लेना है ना, नॉन ओवरलैपिंग वैल्यू लेना है, मतलब डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग वैल्यू का लेकर क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज का जो वैल्यू होना चाहिए ये दोनों को मैक्सिमम से भी बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है जो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया है जो सही माना जाएगा, मतलब एफ एवरेज का वैल्यू होना चाहिए जो एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा से भी बड़ा होना चाहिए, और एफ सी के प्लस 3 से भी बड़ा होना चाहिए, है ना, 3 से भी बड़ा होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो सैंपल जो आपने 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल आपने कंसीडर किया है, अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करता है तो क्या माना जाएगा, वो सैंपल है जो पास माना जाएगा, वो सैंपल है जो आपका पास माना जाएगा, है ना, वो सैंपल आपका पास माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ए होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए सेकंड क्या है, सेकंड क्या है। अब एक चीज यहाँ पे और नोट करने वाली बात है कि ये जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर एफ सी के लेस देन 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब एफ सी के का वैल्यू यदि 20 से कम होगा उसके लिए एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, अभी मैंने एग्जांपल 30 दे के दिया था आपको, है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एप्लीकेबल है जब एफ सी के का वैल्यू 20 से कम होगा। एफ सी के का वैल्यू क्या होगा, 20 से कम होगा। 20 से कम क्या होगा, 20 से कम हो सकता है 15 हो सकता है, M15 हो सकता है, M10 हो सकता है, मतलब इन सब को यदि हमें एक्सेप्ट करना है तो क्या होगा, इस क्राइटेरिया को हमें फुलफिल करना होगा, इसको हमें क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा, है ना। सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं, सेकंड क्या बोलता है। सो अब लिखेंगे सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसके बाद देखिए, अब देखिए सेकंड, अब यदि एफ सी के का वैल्यू इफ एफ सी के ग्रेटर देन M20 है, एफ सी के का वैल्यू यदि ग्रेटर देन M20, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इस केस में बोलता है कि जो एफ एवरेज का वैल्यू होना चाहिए, एफ एवरेज का वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3 और एफ सी के प्लस 4, इस केस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विच एवर इज मैक्सिमम, विच एवर इज मैक्सिमम, ठीक है, मतलब M20, M30, M25 को यदि एक्सेप्ट करना है तो इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, इस कंडीशन को क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा, है ना। ये बहुत सिंपल है। देखिए सपोज कीजिए कि आपको M25 को पास करना है ना, मतलब M25 का टेस्ट करना है, तो M25 का सिग्मा का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, यहाँ पे क्या होगा, M25 के लिए 4 होगा, है ना, सिग्मा का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा, है ना, और ये 4 नॉन ओवरलैपिंग का एवरेज होगा, तो ये मतलब 4 नॉन ओवरलैपिंग का जो एवरेज वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के प्लस 8.25 सिग्मा और एफ सी के प्लस 4, ये दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे भी बड़ा होना चाहिए, उससे भी बड़ा होना चाहिए। अब सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं, सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया,
सेकेंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट मिक्स, फॉर कंक्रीट मिक्स। सेकेंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है आपका? सेकेंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोलता है कि एफ इंडिविजुअल का जो वैल्यू होना चाहिए, एफ इंडिविजुअल का जो वैल्यू होना चाहिए, लेट अस चेंज द कलर, एफ इंडिविजुअल का जो वैल्यू होना चाहिए एफ इंडिविजुअल जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के -3 ए किसके लिए? फॉर एफ सी के लेस देन 20 के लिए, लेस देन 20 के लिए, एंड एफ सी के ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के -4 होना चाहिए, ए किसके लिए? फॉर एफ सी के ग्रेटर देन इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या हुआ? मतलब सेकंड क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे आप कंक्रीट सैंपल को एक्सेप्ट करेंगे, कंक्रीट सैंपल को एक्सेप्ट करेंगे, वो है कि एफ इंडिविजुअल का जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल ब्लॉक का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो एफ सी के -3 से बड़ा होना चाहिए। किसके लिए? जब एफ सी के का वैल्यू लेस देन 20 न्यूटन पर mm² होगा। सेकंड क्या बोलता है कि एफ इंडिविजुअल का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी के -4 होगा व्हेन एफ सी के ग्रेटर देन इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm², है ना। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसीलिए टॉपिक को पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, थर्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखिए, थर्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थर्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट मिक्स, फॉर कंक्रीट मिक्स। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, टेक मिनिमम 3 सैंपल, कितना लेना है? टेक मिनिमम 3 सैंपल एंड टेस्ट इट, इसका क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि द इंडिविजुअल वेरिएशन in compressive strength shall not be greater than equal to shall not be greater than equal to हटा दीजिए, shall not be greater than ±15%। अब सेम लाइन है जो एग्जाम में एक बार पूछा गया है ना। द इंडिविजुअल वेरिएशन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शैल नॉट बी ग्रेटर देन ±15% of the average compressive strength
ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। नाउ यदि आप परसेंटेज वेरिएशन निकालना चाहते हैं, परसेंटेज वेरिएशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? वो है फॉर्मूला है इसका, एफ इंडिविजुअल, एफ सी इंडिविजुअल एफ सी इंडिविजुअल माइनस एफ सी एवरेज माइनस एफ सी एवरेज बटा एफ सी एवरेज इंटू 100। इससे क्या निकल जाएगा? परसेंटेज वेरिएशन निकल जाएगा, परसेंटेज वेरिएशन निकल जाना है ना। और जो परसेंटेज वेरिएशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी ग्रेटर देन प्लस माइनस 50% होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन प्लस माइनस 15% होना चाहिए। एफ इंडिविजुअल आपको पता होगा, एफ सी एवरेज आप निकाल लेंगे, ये कैसे निकलेगा? 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल का एवरेज है ना, 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल का एवरेज है। एफ सी इंडिविजुअल आपको पता होगा। तो ये आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था जो आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से आपका एलएसएम है जो स्टार्ट होने जा रहा है। तो थोड़ा सा आप अटेंटिव रहेंगे, थोड़ा सा क्या रहेंगे? अटेंटिव रहेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एजम्पशन के बारे में। किसके बारे में? एजम्पशन के बारे में। सो यूनिट 3 है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन बाय एलएसएम, सो एजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर कंडीशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए फर्स्ट एजम्पशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सभी एजम्पशन को आपको सही से समझना है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होता है। सो फर्स्ट एजम्पशन बोलता है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इतना लिख के चुप हो जाता है ना, लेकिन देखिए इसका मीनिंग क्या है। सपोज कीजिए कि आपका बीम है, ये क्या है? आपका बीम है ना, ये आपका बीम है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक तरह से कैंटिलीवर लोड है, एक क्या है? कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, इस केस में क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे लोड लगा रहे हैं। इसका टोटल लेंथ है जो आपका एल है, और यहाँ पे लोड लगा रहे हैं। ये आपका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए इस पी आई को देखिए, इस पी आई को अगर ध्यान से देखें, इस लाइन को तो अभी क्या है? स्ट्रेट है। स्ट्रेट कहने का मतलब क्या है? ए एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ए एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसके साथ कितना है? न्यूट्रल एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है ना। ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। इस फिगर में देखिए बिफोर बेंडिंग कितना एंगल है? 90 डिग्री है ना। इस फेस के साथ कितना ए क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस पी आई के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है। अब लेकिन यदि लोडिंग करेंगे तो लोडिंग करने के बाद क्या होगा? कुछ ऐसे होगा, इस तरह से बेंड करेगा, इस तरह से कुछ इसमें बेंडिंग आएगा। तो बेंडिंग के बाद भी ये जो पी आई है वो न्यूट्रल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री ही बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। तो पहला एजम्पशन यही बोलता है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, है ना। तो कोई भी यदि लेयर, बीम का कोई भी कोर्सेक्शनल लेयर यदि हम कंसीडर करें तो न्यूट्रल एक्सिस के साथ बिफोर और आफ्टर बेंडिंग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, है ना। 90 डिग्री का एंगल बनाना, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए ये क्या है? बीम है, ये क्या है? बीम है। ठीक है। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें ये नंबर ऑफ फाइबर है। इसमें मैं जो लाइन बना रखा हूं ये क्या है?
ये नंबर ऑफ लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अब इसमें मैं लोड लगाता हूँ। यहाँ से जब आप लोडिंग लगाएंगे, इस तरह से जब आप लोडिंग लगाएंगे इस पर, तो क्या होगा? इस तरह से बेंडिंग होगा, इस तरह से बेंडिंग होगा, है ना। इसको सही से देखिए, इस तरह से बेंडिंग होगा। लेकिन बेंडिंग के बाद ये जो आपका एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री मेंटेन होना चाहिए। 90 डिग्री क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए, है ना। 90 डिग्री मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। सो प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अब देखिए, इसका अगर हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करें, थ्योरेटिकल, ये तो आपका प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरेटिकल डिस्कशन करें तो इसका मतलब होता है कि जो स्ट्रेन प्रोफाइल होगा जो लीनियर होगा, वो क्या होगा? स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर होगा। दैट इज स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेन प्रोफाइल होगा जो क्या होगा? लीनियर होगा। तो इसका मीनिंग भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये लाइन पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट का रियल मीनिंग क्या है। स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर मतलब जब यदि डायग्राम बनाएंगे स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट का, तो क्या होगा? लिमिट स्टेट में ऐसा होगा। वर्किंग स्ट्रेस में भी ऐसा ही होता था, है ना। वर्किंग स्ट्रेस में भी ऐसा ही होता था। जो स्ट्रेन डायग्राम होता था क्या होता था? लीनियर होता था, है ना, लीनियर होता था। देखिए ये वेरिएशन क्या है? लीनियर है ना। ठीक है, तो इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड, देखिए दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035% इन बेंडिंग। अब देखिए ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज यदि आप कॉलम में पढ़ेंगे, कंप्रेशन में पढ़ेंगे, जो कि ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉलम में यदि पढ़ेंगे तो वहां पे ये वैल्यू घट के आ जाता है कितना? 0.002%, 0.002%। लेकिन यहाँ पे बीम के केस में क्या होगा? बीम के केस में 0.0035% है ना। कॉलम केस में यही चीज हो जाता है 0.0020%, है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक कॉलम में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो सेकंड आपका क्या कहता है? सेकंड बोलता है कि जो मैक्सिमम आपका स्ट्रेन होगा कंक्रीट में आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में, वो कितना होगा? 0.0035% इन बेंडिंग। हम अभी पढ़ ही रहे हैं क्या? बेंडिंग के बारे में, शियर के बारे में नहीं पढ़े हैं, बेंडिंग के बारे में। देखिए जैसे एक क्या है? बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्या है? बीम का क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें देखिए जब आप लोड अप्लाई करेंगे, यही आपका बीम है, जब इस पर आप लोड अप्लाई करेंगे तो जो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है, मतलब टॉप फाइबर की बात बोल रहा है, इसकी बात कर रहा है ना। तो वहां पे स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा 0.0035 होगा, 0.0035 होगा। तो ये देखिए 0.0035 कितना होगा? 0.003। सो ये वैल्यू आपको क्या करना? याद करना। यहाँ परसेंट नहीं होगा, परसेंट आप हटा दीजिए, सिर्फ आपको वैल्यू याद करना, है कितना? 0.0035, है ना, 35। एक इसका वैल्यू है अल्टीमेट स्ट्रेन की वैल्यू, एक इसकी वैल्यू है अल्टीमेट स्ट्रेन, और अल्टीमेट स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं ECU। मतलब ECU का जो वैल्यू होगा 0.0035 होगा। किस केस में? बीम के केस में, तो ये फिगर आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, थर्ड एजम्पशन क्या बोलता है? थर्ड एजम्पशन कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन in concrete and the strain in concrete may be assumed to be rectangular, trapezoid, parabola or any other shape and design compressive strength is taken as। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट, मतलब स्ट्रेस डायग्राम की बात बोल रहा है, कंक्रीट एंड द स्ट्रेन इन कंक्रीट में भी एज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइड हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, और किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। एंड द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज टेकन एज, मतलब FCD का जो वैल्यू होगा, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होगा, उसका जो वैल्यू होगा आपका होगा 0.67 FCK
अपॉन गामा एम सी। गामा एम सी, गामा एम सी क्या होता था? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट का, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट, है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट। सो गामा एम सी का वैल्यू कितना होता है बताइए? इसी को यदि हम सोल्व करें तो 0.67 एफ सी के अपॉन गामा एम सी कितना? 1.5। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका, सोल्व करने के बाद ये आता है 0.446, 0.446। जीरो पॉइंट 446 इंटू एफ सी के, इसी को अप्रोक्सीमेटली याद रखते हैं 0.45 एफ सी की, 0.45 एफ सी की, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जो आपका मैक्सिमम डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 0.45 एफ सी की। इसी को लिख देते हैं एफ सी डी। क्या लिख सकते हैं? एफ सी डी। एफ सी डी का वैल्यू कितना होगा? 0.44 एफ सी के और 0.45 एफ सी के, 0.45 एफ सी के। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन बोलता है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। मतलब इसका आपका कैलकुलेशन में भाग नहीं लेता है ना, नीचे वाला क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ये मान के चलते हैं कि जब हम इस पे बेंडिंग लगा रहे हैं तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट में क्या हो गया होगा? टेंशन क्रैक डेवलप हो गया होगा। ये मान के चलता है कि यहाँ पे क्या हो गया होगा? टेंशन क्रैक है जो डेवलप हो गया होगा। इसी कारण क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, नीचे वाला को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील। द डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इसका जो वैल्यू होगा आपका एफ बाई अपॉन गामा एम एस। गामा एम एस क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। तो ये क्या हो जाएगा? एफ बाई अपॉन 1.15। अब देखिए ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील कितना होता है? 1.15, है ना, 1.15। इसी को जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 0.87 इंटू एफ बाई, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील कितना होगा? 0.87 एफ बाई, और कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस कितना होगा? 0.45 एफ सी के, 0.45 एफ सी के, ठीक। तो ये चीज है जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेल्यूर शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन। अब देखिए कितना होता है? शैल नॉट बी लेस देन एफ बाई अपॉन 1.15 इंटू ई एस प्लस 0.002। अब देखिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेल्यूर शैल नॉट बी लेस देन एफ बाई अपॉन 1.15 प्लस इंटू ई एस प्लस 0.002। मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे। ये जो आपका है ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ई एस का जो वैल्यू होगा, ए शुड नॉट बी लेस देन एफ बाई अपॉन 1.15 ई एस प्लस 0.002। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, है ना। जबकि कंक्रीट में कितना था? कंक्रीट में था 0.0035, है ना। और स्टील में कितना है? स्टील में है आपका
शुड नॉट बी लेस देन एफ बाई अपॉन 1.15 इंटू ईएस। ईएस क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ईएस का वैल्यू क्या होगा? ईएस का जो वैल्यू होता है 2 × 10⁵ होता है, 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.002। तो ये सब चीज है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है जो आपका है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एंड स्टील। अब देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एंड स्टील, कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर, सबसे पहले कंक्रीट के लिए देखते हैं। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? कंक्रीट के लिए देखेंगे। तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को दिखाया गया है, जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है, उस पे किसको दिखाया गया है? स्ट्रेस को दिखाया गया है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे स्ट्रेन को दिखाया गया है ना। मतलब ये सिग्मा है और ये आपका इप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के कर्व आपको दिख रहा होगा, 3 तरह के कर्व आपको दिख रहा होगा। कर्व का जो नेचर होता है वो स्ट्रेट भी होता है और पैराबोलिक भी होता है ना। अब देखिए स्ट्रेन का वैल्यू जब 0.002 होता है, पूरे अच्छे से समझना है इस चीज को, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्ट्रेन का वैल्यू अप टू 0.002 तक क्या है? पैराबोलिक है। यहाँ तक कर्व क्या है? पैराबोलिक है। यहाँ तक कर्व क्या है? पैराबोलिक है। आप देख सकते हैं ये कर्व क्या है? पैराबोलिक है कि नहीं। कहाँ तक? 0.002 तक जो कर्व का नेचर है वो क्या है? पैराबोलिक है। ध्यान से देखिए क्या है? पैराबोलिक है कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़िए, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है? 0.0035। जो मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू है 0.0035 है। फिर 0.002 से 0.0035, चूंकि इससे ज्यादा हो नहीं सकता, 0.0035 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट है। इससे ज्यादा कंक्रीट है जो स्ट्रेन ले नहीं सकता, उसमें ज्यादा, इससे ज्यादा इंट्रोड्यूस मतलब डेवलप नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ से 0.002 से लेके 0.0035 तक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो पोर्शन है क्या है? स्ट्रेट लाइन है, आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पे 3 तरह के कर्व हैं, 3 तरह के कर्व। जो फर्स्ट कर्व है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है, मतलब एफसीके का। जो फर्स्ट कर्व है वो किसका है? आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन क्यूब, है ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कर्व है, ठीक है। उसके बाद है आपका कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, है ना। ये है सेकंड कर्व आपका, ये क्या है? सेकंड कर्व है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ तो एफसीके था, फिर घटकर 0.67 एफसीके क्यों हो गया? 0.67 एफसीके क्या हो गया? तो आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। आप जो लैब में करते हैं वो टेस्ट करते हैं क्यूब का। किसका? क्यूब का टेस्ट करते हैं, जिसका कितना होता है? 150 इंटू 150 इंटू 150 mm, ठीक है। 150 इंटू 150 इंटू 150 mm क्या होता है? क्यूब लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं, और उसका जो स्ट्रेंथ आता है उसको आप एफसीके बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से सोचिए कि क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर में इस क्यूब का यूज करते हैं? नहीं। आप स्ट्रक्चर में यूज करते हैं बीम का, और बीम क्यूब से कई गुना बड़ा होता है। बीम होता है या स्लैब होता है जो क्यूब से कई गुना बड़ा होता है ना, कई गुना बड़ा होता है। तो क्या सेम स्ट्रेंथ को कंसीडर करके हम डिजाइन कर दें स्ट्रक्चर को? नहीं, है ना, नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ में वेरिएशन हो जाएगा। क्यूब स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएगा, इस ड्यू टू लार्ज इन साइज, क्योंकि बीम का साइज क्या है? बड़ा है क्यूब की तुलना में, तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ का वेरिएशन हो जाएगा। सो ड्यू टू साइज इफेक्ट हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, कितना? 0.67, कितना? 0.67। इसका रीजन क्या हुआ? ड्यू टू साइज इफेक्ट, ड्यू टू साइज इफेक्ट। कोई पूछेगा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफसीके से घट के मतलब 0.67 कैसे हो गया? 0.67 कैसे हो गया? तो आपको आंसर देना होगा ड्यू टू साइज इफेक्ट, क्योंकि क्यूब तो बहुत छोटा होता है और स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता
है ना। तो सेम स्ट्रेंथ को कंसिडर करके हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ आपका कर्व नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन हुआ, है ना। आगे देखिए, जो हमारा एक्चुअल डिजाइन कर्व है, वो एक्चुअल डिजाइन कर्व है, उसमें क्या करना होगा, फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो करना होगा, है ना। अब फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, आपका क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हो सकता है कि आपका सही नहीं मिल रहा हो, है ना। मटेरियल का प्रॉपर्टी सही नहीं मिल रहा हो। मटेरियल का प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि आपका जो सैंड यूज कर रहे हैं, जो सीमेंट यूज कर रहे हैं, जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, वो उसका क्वालिटी ठीक नहीं हो, है ना, उसका क्वालिटी ठीक नहीं हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, और उसका वैल्यू कितना होता है 1.5। उसका वैल्यू कितना होता है 1.5। तो यही हो गया 0.67 अपॉन एफ सी के इंटू एफ सी के अपॉन 1.5। इसी को सोल्व करते हैं तो कितना था 0.44 एफ सी के, और इसी को बोल देते थे डिजाइन स्ट्रेंथ। इसको क्या बोलते थे, डिजाइन स्ट्रेंथ। और इसी को अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बोले थे कि 0.446 को आप 0.45 एफ सी के भी याद रख सकते हैं, 0.45 एफ सी के भी याद रख सकते हैं। तो क्या समझ में आ गया, तीनों कर्व का मतलब समझ में आ गया, कहाँ एफ सी के से स्टार्ट हुए थे और डिजाइन कर्व तक पहुंचते पहुंचते वैल्यू इसका कितना हो जाता है 0.45 एफ सी के हो जाता है। इसका मतलब 55% स्ट्रेंथ है जो रिड्यूस करके हम डिजाइन करते हैं, 55% है जो रिड्यूस कर देते हैं, नहीं है कि नहीं। लैब में तो एफ सी के था, लेकिन हमारा डिजाइन तक पहुंचते पहुंचते 0.45 एफ सी के हो गया। क्यों करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं सब काम, है कि नहीं। सो ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, है ना। अब स्टील का देखिए, स्टील में भी दो स्टील होता है, एक तो माइल्ड स्टील होता है और दूसरा HYSD होता है। तो दोनों का कर्व भी क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों का कर्व भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सबसे पहले माइल्ड स्टील के लिए देखते हैं, ये देखिए ये किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, माइल्ड स्टील के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो माइल्ड स्टील के लिए देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर हम ध्यान से देखें तो आपका क्या होगा, एफ वाई होगा, ए वाला होगा, मतलब यहाँ से क्या होगा, स्ट्रेट होगा, उसके बाद फिर ये आपका मतलब ये तो क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, यहाँ तक क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगेगा, है कि नहीं। तो ये तो एफ बाई हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, मटेरियल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसमें डिवाइड करेंगे, और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 1.15 होता है। तो एफ बाई अपॉन 1.15 कितना होता है 0.87 एफ बाई। तो ये क्या हो गया, आपका डिजाइन कर्व हो गया, मतलब ये हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हो गया, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, है ना, स्टील, ठीक है। अब देखिए ई का वैल्यू कितना होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है ना। अगर हम HYSD की बात करें, तो इसमें क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें एग्जैक्ट है जो आपका यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है ना। HYSD में एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको क्या करना होगा, 2% प्रूफ स्ट्रेस के कोरिस्पोंडिंग हम लोग 2% स्ट्रेन के कोरिस्पोंडिंग हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, 2% स्ट्रेन के कोरिस्पोंडिंग हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे एफ बाई सपोज कीजिए कि 500 के लिए हमको निकालना है डिजाइन वैल्यू, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें 1.15 से डिवाइड करेंगे तो आपका ए आ जाएगा। उस तरह से AFE415 के लिए ए वाला वैल्यू, ए वाला AFE415 के लिए यहाँ से जो दिख रहा है आपको, और ए क्या हो गया, AFE415 का डिजाइन स्ट्रेंथ हो गया। यहाँ पर ए वाला जो कर्व था ये आपका एफ बाई के लिए था, और एक हो गया मतलब AFE500 के लिए था, और ये जो 2 नंबर है AFE500 का डिजाइन स्ट्रेंथ है। उसी तरह से आपका जो 3 नंबर है वो है AFE415 का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, और अब जो 4 नंबर है वो AFE415 का क्या है, डिजाइन कर्व है, वो क्या है, डिजाइन कर्व है। मतलब जो डॉटेड है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सॉलिड है वो डिजाइन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सॉलिड है वो क्या कर रहा है, डिजाइन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील, ये किसके लिए हो गया, स्टील के लिए हो गया, है ना। ये हो गया आपका स्टील के लिए। अब देखिए, अब हम लोग एनालिसिस पार्ट है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन बीम, है ना। किसका डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का। सो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, है ना। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम हो गया, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ
बीम हो गया। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया? स्ट्रेन डायग्राम हो गया। मैं बताया था फर्स्ट एजम्पशन जो बोलता है क्या होता है, स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर होगा। तो स्ट्रेन प्रोफाइल क्या है? लीनियर है ना, ठीक है। और ये हो गया आपका स्ट्रेस डायग्राम। ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए ये 3/7 एक्सयू कहाँ से आया और 4/7 एक्सयू कहाँ से आया, ये आपको साइलेंट रहना। अभी इसका मैं प्रूफ कर लूंगा, इसका मैं क्या कर दूंगा? प्रूफ कर दूंगा, है ना। सो अब देखिए, ये तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गया कितना? 0.44 FCK। अभी हम लोग पढ़े थे 0.44 FCK क्या था? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट था, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट था। और मैक्सिमम टेंसाइल, जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस था वो कितना था? 0.87 F/। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना था? मतलब स्टील में स्ट्रेस जो डेवलप हुआ कितना था? 0.87 F/, है ना, ठीक है। अब देखिए, यहां पर देखिए, जहां तक आपको पता है कि जो कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम होता है वो क्या होता है? पैराबोलिक और स्ट्रेट का कॉम्बिनेशन होता है। पैराबोलिक और स्ट्रेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां तक तो क्या होगा? स्ट्रेट होगा। यहां तक स्ट्रेट होगा। कहने का मतलब है कि जहां तक स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 है वहां तक क्या होगा? स्ट्रेट होगा। वहां से लेके कहां तक? स्ट्रेन का वैल्यू 0.0035 तक क्या होगा? स्ट्रेट होगा। इसको ध्यान से अगर देखें तो स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 से लेके 0.0035 तक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या होगा? स्ट्रेट होगा, मतलब रेक्टेंगुलर होगा। स्ट्रेट मतलब क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा। और रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? पैराबोलिक होगा। रिमेनिंग पोर्शन पैराबोलिक होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे, मतलब 0 से लेके, यहाँ पर तो स्ट्रेन क्या है? 0 है। यहाँ पर स्ट्रेन क्या है? 0 है। 0 से लेके 0.002 तक क्या होगा? पैराबोलिक होगा। ये आपका क्या होगा? पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, है ना। और ये क्या होगा? आपका रेक्टेंगुलर होगा। ये रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर कहां तक होगा? 0.002 से 0.0035 तक। अब देखिए, अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो पीछे जाइए। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, 0, यहाँ पर स्ट्रेन का वैल्यू क्या है? 0। तो 0 से 0.002 तक क्या था? आपका पैराबोला था। और 0.002 से 0.0035 तक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, मतलब रेक्टेंगुलर है। यहाँ तक क्या है? आपका रेक्टेंगुलर है। ये पोर्शन देखिए ध्यान से, ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर है ना, ये रेक्टेंगुलर है। तो इसी को तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना। इसी को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दें तो ये वाला फिगर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, है ना। सो 0 से 0.002 तक क्या होगा? पैराबोलिक होगा। और 0.002 से 0.0035 तक क्या होगा? ये रेक्टेंगुलर होगा। ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेन का वैल्यू आपको पता है, अभी पढ़े थे कि स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा? शुड नॉट बी लेस देन 0.87 F//ES। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे ESU का वैल्यू, SU का वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन F//1.15 इंटू ES प्लस 0.002। यही पढ़े थे अभी। तो इसी को क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ? ESU शुड नॉट बी लेस देन मतलब ग्रेटर देन, शुड नॉट बी लेस देन मतलब क्या? ग्रेटर देन, इक्वल टू भी ले सकते हैं, है ना। F//1.15, F//1.15 क्या होता है? 0.87 होता है। ये कितना होता है? 0.87 होता है। अपॉन ES प्लस 0.00 है कि नहीं? 0.87 अपॉन ES प्लस 0.002, सही है कि नहीं? चलिए, तो ये स्ट्रेन का वैल्यू हो गया एट द लेवल ऑफ स्टील, एट द लेवल ऑफ स्टील, है ना। अब 3/7 एक्सयू कैसे आया, 4/7 एक्सयू कैसे आया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, है ना। एक्सयू क्या है? एक्सयू है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्सयू है आपका क्या? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। ए हो गया, स्मॉल डी हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ, अब बी हो गया आपका विड्थ ऑफ द बीम, है ना। अब देखिए, यहां पर ध्यान से देखें
तो हम सिमिलर ट्रायंगल का फंडा लगा सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का फंडा है जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। सो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल अगर ध्यान से देखें सिमिलर ट्रायंगल से तो क्या होगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर क्या है 0.0035 और ए वाला डेप्थ कितना है XU है। ये डेप्थ कितना है XU है, ये देखिए ये डेप्थ कितना है XU है। तो हम लिख सकते हैं 0.0035 अपॉन XU इज इक्वल टू ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल इसका, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल। सपोज कीजिए ए वाला वैल्यू मान लेते हैं क्या है X2 है। ये जो वैल्यू है आपका क्या है X2 है, और ये जो वैल्यू है आपका ये X1 है। ये कितना है X1 है, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेन का वैल्यू कितना है 0.002 है, 0.002 है। तो 0.002 अपॉन X2, 0.002 अपॉन X2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो जो X2 का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.002 अपॉन 0.0035 इंटू XU, है ना। तो ये कट जाएगा कितना, ये आपको कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 7 इंटू XU। सो दिस इम्प्लाई जो आपका X2 का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4/7 इंटू XU, 4/7 इंटू XU। तो यही तो लिखा हुआ है 4/7 इंटू XU। क्लियर है। अब देखिए टोटल जो वैल्यू था वो कितना था XU था। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है XU है ना। अब X1 का वैल्यू यदि हम निकालना चाहे, नाउ X1 प्लस X2 कितना हो जाएगा XU है। सो दिस इम्प्लाई जो आपका X1 होगा वो क्या हो जाएगा XU माइनस X2। दिस इम्प्लाई X1 जो होगा आपका क्या होगा XU माइनस X2। X2 कितना आया है 4/7 XU, है ना। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3/7 XU। तो X1 का वैल्यू कितना आ गया 3/7 और X2 का वैल्यू कितना आ गया 4/7। अब तो क्लियर हो गया कि ये 4/7 और 3/7 क्यों होता है ना। अब देखिए कई एक बच्चा इसका वैल्यू याद रखता है, कि कई एक बच्चा इसका वैल्यू क्या रखता है, याद ही रखता है ना। ऊपर से 3/7 और नीचे से 4/7, है ना। सो अप टू 3/7 XU क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा। ध्यान से सुनना है, अप टू 3/7 XU जो ग्राफ होगा वो क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा। अप टू 3/7 क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा। फिर है 3/7 के बाद मतलब 4/7 पार्ट होगा जो पैराबोलिक होगा, 4/7 पार्ट इसका पैराबोलिक होगा और 3/7 पार्ट क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा। अब कैसे होता है ये मैं बता दिया, ये 3/7 कहाँ से आया 4/7 कहाँ से आया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट डिस्कशन देखिए, जो नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए हम चाहते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना, टोटल कंप्रेसिव फोर्स का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रेस डायग्राम है वो कुछ तो रेक्टेंगुलर पोर्शन है और कुछ इसका पैराबोलिक पोर्शन है, कुछ इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन है और कुछ क्या है पैराबोलिक पोर्शन है ना। तो हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग डील करेंगे, फिर दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम मान के चलते हैं कि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन में आपका जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है वो आपका डेवलप हो रहा है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन में डेवलप हो रहा है वो आपका C1 डेवलप हो रहा है।
रेक्टेंगुलर पोर्शन में जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है वो C1 हो रहा है, और पैराबोलिक पोर्शन में जो डेवलप हो रहा है वो C2 हो रहा है, C2 हो रहा है। तो इसको मैं डिटेल में लिख रहा हूं। C1 क्या है, लेट, देखिए एक्सप्लेनेशन आपको देखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आता है ना। क्वेश्चन आपको स्ट्रेस डायग्राम को चेंज करके भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है आपको जानना। जो C1 है वो आपका क्या है, कंप्रेसिव फोर्स फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन। कंप्रेसिव फोर्स फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो C1 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। C1 का वैल्यू, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है। स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है ना। स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होगा, फोर्स होगा। स्ट्रेस का वैल्यू क्या है बताइए, स्ट्रेस का वैल्यू है 0.44 FCK, 0.44 FCK, है ना। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया, है ना। सो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया आप निकाल सकते हैं कितना, B इंटू x1, B इंटू x1। देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना, यही आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। और ये क्या है, x1 है, और x1 का वैल्यू कितना है, 3/7XU है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, 0.446 इंटू FCK। तो C1 का वैल्यू यदि निकालें तो स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, 0.446 इंटू FCK इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, देखिए बीथ ऑफ द बीम कितना है, बीथ ऑफ द बीम आपका B है ना, और डेप्थ कितना है, x1 है, डेप्थ कितना है, x1 है। तो सबका वैल्यू रख दीजिए, 0.446 FCK इंटू B इंटू x1 क्या है, x1 है आपका 3/7XU, 3/7XU। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए C1 फोर्स कहाँ पे लगेगा, C1 फोर्स आपका मिडिल में लगेगा, यहाँ पे C1 फोर्स कहाँ पे लगेगा आपका, मिडिल में लगेगा, यहाँ पे मिडिल में, है ना, यहाँ पे लगेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा, मतलब एक्ट एट ये रेक्टेंगुलर है तो आधा पे लगेगा, एक्ट एट x1/2। x1/2 का मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ 3/7XU, हाफ ऑफ 3/7XU, है ना। मतलब क्या हुआ, 3/14XU, 3/14XU। मतलब जो C1 फोर्स है वो टॉप से कितना दूरी पे लगेगा, 3/7XU डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन निकल गया। अब देखिए नाउ टोटल फोर्स आप रेक्टेंगुलर पोर्शन में निकाल चुके हैं, अब हमको पैराबोलिक पोर्शन में निकालना है। सो नाउ C2 मान लेते हैं कि कंप्रेसिव फोर्स है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार समझना है सही से। कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स फॉर पैराबोलिक पोर्शन, फॉर पैराबोलिक पोर्शन, कंप्रेसिव फोर्स फॉर पैराबोलिक पोर्शन। पैराबोलिक पोर्शन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है पैराबोलिक पोर्शन, ठीक है। तो देखिए ये तो वैल्यू आपका वही होगा 0.446 FCK, 0.446 FCK। और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है आपका 4/7XU, ठीक है। तो हम C2 निकाल सकते हैं, C2 निकाल सकते हैं। स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, 0.446 FCK इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, पैराबोला का एरिया बताइए, 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट, 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट। पैराबोला का एरिया क्या होता है, 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट,
बेस कितना है बी, द बीथ ऑफ द बीम बी है, और हाइट कितना है 4/7 इंटू एक्स यू, 4/7 इंटू एक्स यू है कि नहीं, ठीक है, 4/7 इंटू एक्स यू। अब देखिए ये एक्ट कहाँ पे करेगा, ये एक्ट कहाँ पे करेगा, इसके ऊपर आपका x1 था, इसके ऊपर आपका x1 था, सो ये एक्ट करेगा, एक्ट एट x1 प्लस आपको याद होगा पैराबोला का जो CG होता है वो 3/8 पे होता है, 3/8 पे होता है, तो 3/8 इंटू x2 तो इसको क्या होगा, x1 आपका तो 3/7 था, x1 कितना था 3/7 XU था, प्लस 3/8 इंटू x2 का वैल्यू कितना होता है 4/7, x2 का वैल्यू कितना होता है 4/7 XU, 4/7 XU, ठीक है। सो इसको जब आप सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 9/14 XU, 9/14 XU, 9/14 XU है ना। तो ये आपका ये जो हो गया आपका क्या हो गया x2 बार हो गया, x2 बार हो गया, और ये क्या हो गया x1 बार हो गया, x1 बार हो गया, ठीक है, x1 बार हो गया है ना। अब नाउ टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हैं, नाउ टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हैं। टोटल कंप्रेसिव फोर्स को C लिख दें, सो C जो होगा C1 प्लस C2 होगा, C1 प्लस C2 होगा है ना, और C1 प्लस C, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए जो आप सोल्व किए थे, ये वाला इक्वेशन 2 है ना। सो दोनों को जब जोड़ेंगे C1 C2 को तो ये आता है 0.36 FCK इंटू B इंटू XU इंटू B इंटू XU, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है जो आपका इंपॉर्टेंट है। सो टोटल कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU। अब ये कहाँ देखिए यही आपको लिखा हुआ है ना, ये आपका CU है, इसी का वैल्यू कितना होता है 0.36 B इंटू 0.36 FCK B इंटू XU, B इंटू XU है ना। सो टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल गया, तो टोटल टेंसाइल भी निकाल सकते हैं। नाउ टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स निकालें अगर T, तो ये कितना होगा स्ट्रेस इंटू एरिया, और स्ट्रेस तो आपका क्या होता है 0.87 इंटू F बाई, और एरिया क्या होता है एरिया ऑफ स्टील, एरिया कौन सा लेंगे एरिया ऑफ स्टील। सो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स भी निकल गया, टोटल टेंसाइल फोर्स भी निकल गया। देखिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि ये कैसे एक्सप्लेनेशन हो रहा है, एनालिसिस कैसे हो रहा है, इसको आप बार बार करने की कोशिश कीजिए, बार बार करने की कोशिश कीजिए। ये कहीं पे x2 बार आएगा, कहीं पे x2 बार आएगा यहाँ से, ठीक है। सो ठीक है आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें फाइनल डायग्राम, तो C का वैल्यू 0.36 FCK इंटू B इंटू XU हो गया, B इंटू XU हो गया है ना, B इंटू XU हो गया, और टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया 0.87 इंटू F बाई इंटू AST हो गया, इंटू AST हो गया। और आपको पता है कि टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स के जो बीच का दूरी होता है उसको लीवर आर्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं लीवर आर्म बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं। और लीवर आर्म को A से डिनोट किया, लीवर आर्म को A से डिनोट किया गया, ठीक है। सो लीवर आर्म का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका XU है, ए वाला पार्ट XU है, और ये टोटल D है, तो क्या हो जाएगा लीवर आर्म LA का जो वैल्यू होगा क्या होगा D माइनस 0.42 XU, 0.42 XU। अरे 0.42 XU नथिंग बट ये क्या है x1 है, x1 कितना था 3/7 XU, और 3/7 XU जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा 0.42 XU, 0.42 XU है ना, 0.42 XU, ठीक है। ये हो गया आपका लीवर आर्म, लीवर आर्म हो गया है, ठीक है। अब देखिए आपका लग रहा है जहां पे आपका नेट कॉम्प्रेसिव फोर्स C लग रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ये आप निकाल सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। नेट कितने दूरी पे लग रहा है ये आप निकाल सकते हैं, ये आप बखूबी है जो निकाल सकते हैं।
ये आपका क्या है, एक्स बार, इसको मान लेते हैं, एक्स बार मान लेते हैं। तो एक्स बार कैसे निकलेगा, C1 इंटू x1 बार प्लस C2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बटा C1 प्लस C2, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे, देखिए सबका वैल्यू पता है, C1 पता है, x1 बार पता है, x2 बार पता है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इस सोल्व करने के बाद आता है 0.42 इंटू एक्स, 0.42 इंटू एक्स, है ना। मतलब नेट कॉम्प्रेसिव फोर्स है जो इतना डिस्टेंस पे लगेगा फ्रॉम टॉप, है ना। ठीक है, अब देखिए, सो ये आपका इसका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, इसका आपका नेट है जो एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो निकालते हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग।